हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में, बफर इक्वेशन के बारे में और बफर कैपेसिटी के बारे में। तो इसमें बफर इक्वेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन के नाम से पूछा जाता है। तो अभी आपको आगे मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बफर या जिसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। पहले आइए समझते हैं थोड़ा लॉजिक के साथ। यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से सीख के जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास वाटर है। अब मान लीजिए इस वाटर के अंदर हमने ऐड किया क्या, एसिड को ऐड किया, एसिड को ऐड किया। अब आपको पता है कि हमारे जो वाटर है, वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। और कोई एसिड मान लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl का मान लेते हैं हमारा पीएच मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हमारा कितना है, 5 है। इसका पीएच कितना, 5 है एसिड का। अब हमने क्या किया, वाटर के अंदर इस एसिड को डाला। जैसे ही वाटर के अंदर एसिड को डाला तो हमारा जो वाटर है ये हमारा कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। मतलब इसका जो पीएच है 7 से घट के कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब मान लीजिए इसी सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड को ना डाल के हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेस डालते हैं। बेस को जैसे ही हमने डाला, इसका जो वाटर का पीएच 7 था वह बढ़ के हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वह कैसा हो गया, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने बोला कि अगर वाटर के अंदर या तो एसिड डालते हैं या तो बेस डालते हैं। अगर एसिड डालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर हम बेस को डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इतना आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मजा बहुत आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है। ये दूसरा सॉल्यूशन आपके पास है, ये आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया। जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को ऐड किया तो इसके पीएच में क्या आया, नो चेंजेज आया, नो चेंजेज आया। यही हमारे कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। तो एक ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर हम या तो एसिड को डालते हैं या तो बेस को डालते हैं तो इसके पीएच में माइनर चेंजेज आएगा, 0.1 का, 0.2 का, मतलब कि ना के बराबर। जिसके अंदर कोई भी चेंजेज नहीं आएगा वह हमारा कहलाता है बफर सॉल्यूशन कहलाता। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए डिफिनेशन में लिखा कि हमारा बफर सॉल्यूशन आर द दोज सॉल्यूशन विच रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, रिस्ट्रिक्ट पीएच चेंज इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस एडेड टू इट। मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक जब इसके अंदर या तो हम एसिड डालते हैं या तो हम इसके अंदर बेस डालते हैं तो इसके पीएच में क्या आएगा, नो चेंजेज आएगा। वही हमारा कहलाता बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, देखिए दूसरा मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा कि ए बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन वेयर द पीएच डज नॉट चेंज। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब माइनर चेंजेस आएगा। इफ एन एसिड और बेस इज एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं या तो बेस को ऐड करते हैं तो इसके पीएच में क्या होगा, नो चेंजेस होगा। वही हमारा कहलाएगा क्या, बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ गया होगा हमारा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बड़ा ही लॉजिक, बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने डायग्राम को यहाँ पे लगाया है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक वाटर है, वाटर का एक सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि वाटर का जो पीएच होता है कितना होता है, 7 होता है। अब इसके अंदर क्या किया गया है, आफ्टर एडिंग एसिड, मान लीजिए कि इस वाटर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एसिड को ऐड किया। जैसे ही हमने ऐड किया तो जो पीएच था, मतलब वाटर का जो पीएच था 7 से घट के कितना हो गया, हमारा 3.2 हो गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, वाटर एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए बफर के केस में क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। इस बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 7.2 है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ऐड किया, वाटर को ऐड किया, जैसे एसिड को ऐड किया। जैसे ही हमने एसिड को ऐड किया तो इसका पीएच कैसा रहा, स्टेबल। मतलब इसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा चेंजेस, वो भी कितना आएगा, 0.1 का चेंजेस आ सकता है, 0.2 का, मतलब कि ना के बराबर चेंजेस आएगा। वही हमारा कहलाता है बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे एसिड को ऐड करके बताया गया है, यहाँ पे बेस को ऐड करके बताया गया है। आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे किससे बने होते हैं। तो हमारे बफर सॉल्यूशन
सॉल्यूशन या तो हमारे बफर सॉल्यूशन बने होते हैं वीक एसिड से और उसके सॉल्ट से, या हमारे बफर सॉल्यूशन बने होते हैं वीक बेस से और उसके सॉल्ट से। अभी आगे देखने वाले हैं, आगे आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बफर सॉल्यूशन होता है फ्रेंड दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है एसिडिक बफर, एक हमारा होता है बेसिक बफर। पहले समझते हैं एसिडिक बफर होता क्या है। एसिडिक बफर एक ऐसे बफर होते हैं जो हमारे वीक एसिड और उसके सॉल्ट से मिलके बने होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है उससे मिलके बने होते हैं, हमारे कहलाते हैं एसिडिक बफर। आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, थोड़ा लॉजिक से समझिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है, वीक एसिड है। ये वीक एसिड है। वीक एसिड को हमने किसके साथ मिक्स किया, हमने मिक्स किया सोडियम एसीटेट जो हमारा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसके कहने का मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन पहले समझिए। यहाँ पे हमारा क्या है, ये वीक एसिड है। अब वीक एसिड का रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाया। ये हमारा क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाया तो हमारा क्या बन गया, ए बन गया, एक सॉल्ट बन गया। अब क्या करना, हमें एसिडिक बफर बनाना है। एसिडिक बफर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए लेंगे, वीक एसिड लेंगे और जो ये हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ है इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब यह भी आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा कहाँ से आया था। ठीक है, CH3COONA जिसको हमने बोला सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि आपने वीक एसिड को मिलाया और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि आपने CH3COOH एसिटिक एसिड को मिलाया जो हमारा क्या है, वीक एसिड है, और आपने किसको मिलाया, NaOH जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको आपस में दोनों को मिलाया तो तब जाके हमारा क्या बना, सॉल्ट बना। अब ये हमारा जो सॉल्ट बना है, अब इसको किसके साथ मिला देंगे, आप मिला देंगे जो हमारा पहले आपने लिया था वीक एसिड लिया था, जो ए लिया था, इसके साथ मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा एसिडिक बफर बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। उसी तरीके से आपको याद करना, बेसिक बफर याद करना। बेसिक बफर में थोड़ा लॉजिक के साथ समझिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा बेसिक बफर होता है ये हमारा वीक बेस, उसमें पढ़े थे वीक एसिड। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक बफर रहेगा हमारा वीक बेस और जो हमारा सॉल्ट रहेगा इट्स सॉल्ट, उसके सॉल्ट से मिलके बनेगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, वीक बेस है, तो यहाँ पे है वीक बेस। वीक बेस को मिलाएंगे किसके साथ, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है किसके, एक हमने लिया है वीक बेस लिया है, वीक बेस लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl लिया है। इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारा बन गया क्या, एक सॉल्ट बना। अब इस सॉल्ट को और ये हमारा जो यहाँ पे वीक बेस है इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, बेसिक बफर बन जाएगा। फिर से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि वीक बेस लेना है, वीक बेस में आपने ले लिया NH4, ठीक है, NH4OH ले लिया, ये आपका हो गया वीक बेस हो गया। और हमारा इसका सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने ले लिया HCl ले लिया, इन दोनों को आपस में मिलाया आपने तो हमारा क्या बना, सॉल्ट बना। सॉल्ट कौन सा बना, ए वाला हमारा NH4Cl बना। तो अब क्या करेंगे, इस NH4Cl को ले लेंगे और ये हमारा जो आपका था वीक बेस मतलब कि इस वाले को, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिक बफर बन जाएगा। वही चीज़ें लिखी गई है, आपने वीक बेस लिया और जो आपका सॉल्ट बना था, ठीक है, जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में मिलाया था तो हमारा बना था क्या, एक सॉल्ट बना था। इन दोनों सॉल्ट और वीक बेस को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा बेसिक बफर बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब भी कोई आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं क्या एप्लीकेशन है हमारे बफर सॉल्यूशन का, कहाँ कहाँ पे हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं, मतलब कि हम फार्मेसी में क्यों पढ़ रहे हैं बफर सॉल्यूशन। सबसे पहला एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल, ठीक है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है सर कि बच्चों बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पे आपको मैं कई सारे एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर आगे बताने भी वाला हूँ, फॉस्फेट बफर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा इंसुलिन का जो इंजेक्शन आता है जो डायबिटीज़ में यूज किया जाता है उसमें हमारा किया जाता है। दूसरा आता है हमारा सिट्रेट बफर, सिट्रेट बफर जो हमारा टेबलेट में यूज किया जाता है। और तीसरा जो हमारा आता है बोरेट बफर,
बोरेड बफर जो हमारा किस में यूज किया जाता है, जो हमारे आई ड्रॉप, आंख में डालने वाले ड्रॉप आते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। तो 3 एग्जाम्पल आप जरूर से लिख लीजिएगा, 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं हमारा जो बफर सॉल्यूशन का क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जो बफर सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, जितने भी बफर सॉल्यूशन है इसका हम यूज किस में करते हैं, इंजेक्शन में करते हैं, मतलब कि जो इंसुलिन का इंजेक्शन आता है उसको बनाने के लिए करते हैं। जो आई ड्रॉप, मैंने बोला कि बोरेड बफर हमारा आई ड्रॉप में यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्रीम बनाने के लिए बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, सिरप में यूज किया जाता है और सस्पेंशन में भी यूज किया जाता है बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, अब क्यों किया जाता है, मैंने बोला कि बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। मतलब कि अगर हमारे आंख का पीएच 6 है तो हमारा बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, अगर हमने आई ड्रॉप में डाला है बफर सॉल्यूशन को तो हमारे आंख में जाने के बाद ये क्या करेगा, हमारे आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारे आई ड्रॉप का जो मतलब कि पीएच अगर ज़्यादा हो जाता है, हमारे आंख का पीएच अगर कम रहता है तो हमारी आंखें क्या हो सकती, खराब हो सकती है, इसलिए बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। दूसरा कि आगे आप पढ़ेंगे एक फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। अगर बैक्टीरिया का पीएच चेंज हो जाता है, सॉरी, अगर हमारा जो फर्मेंटर में यूज किया जाता है जो कल्चर मीडिया मतलब बैक्टीरिया का खाना होता है एक प्रकार का, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हमारे फर्मेंटर में यूज किया जाता है कल्चर मीडिया। अब अगर इस कल्चर मीडिया का जो मतलब कि पीएच अगर चेंज हो जाता है तो बैक्टीरिया हमारी मर जाएंगी। तो बैक्टीरिया से हम क्या करने वाले हैं, दवा बनाने वाले, जैसे पेंसिलिन हो गई, ठीक है, कई सारे मतलब मेडिसिन बनाई जाती हैं हमारे बैक्टीरिया का यूज करके। अब इस फर्मेंटर का यूज करके क्या करेंगे, बैक्टीरिया को ग्रो कराने वाले हैं, मतलब कल्चर मीडिया के अंदर। तो अगर हमारे कल्चर मीडिया का पीएच चेंज हो जाता है तो हमारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बफर सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे हम बफर सॉल्यूशन डालते हैं, ये क्या करता है, इस कल्चर मीडिया का जो पीएच है उसको चेंज होने से रोकता है, और जिसके वजह से हमारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा में ग्रो कर जाते हैं और उनसे बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं। तो आप जाएंगे 6th सेमेस्टर में, वहाँ पे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि सर ने वहाँ पे मुझे थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था फर्मेंटेशन के बारे में। अगला कि जब आप पीएच मीटर का यूज़ करेंगे, पीएच मीटर देखिए कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारा पीएच मीटर इस तरीके से हमारा पीएच मीटर होता है, यहाँ पे लगे रहते हैं, एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें 3 नोब लगे रहते हैं इस तरीके से, एक हमारा रहता है टेम्परेचर का लगा रहता है, एक हमारा रहता है कैलिब्रेशन का नोब रहता है। ठीक है, यही आपको समझना है कैलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड इससे ऐसे जुड़े रहते हैं। अब क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन लाते हैं। अब बफर सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड को डालते हैं और क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं, मतलब कि जो हमारा पीएच मीटर होता है उसको हम सही तरीके से सेट करते हैं। तो हमारा बफर सॉल्यूशन कहाँ पे यूज किया जाता है, जो पीएच मीटर होते हैं उसको कैलिब्रेट मतलब सही तरीके से सेट करने के लिए हमारे बफर सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। अगला दिया गया कि जो पेपर होता है, पेपर को बनाने के लिए बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, पेंट जो दीवार पे लगाते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो इंक मतलब जो स्याही आप यूज करते हैं पेन में, उसको बनाने के लिए भी बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला दिया गया कि बफर सॉल्यूशन का यूज हम डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि जो दूध वाले प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है, और जो फूड प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, उसमें भी हमारा बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ये बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं, पीएच को स्टेबल मतलब कि स्टेबल कि उसमें चेंजेस नहीं होने देते हैं, इसलिए हमारे बफर सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट हमारा आता है, एग्जाम में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे आपको मिल जाएगा बफर इक्वेशन के बारे में। और इसी बफर इक्वेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है बफर इक्वेशन, तो कम ही पूछा जाता है, कम नाम से पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा नाम से कौन पूछा जाता है, हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन। किसको बोलते हैं, इसको डेराइव करना रहता है, पूरा इसका फार्मूला निकालना रहता है। तो हमारा जो बफर इक्वेशन है इसका यूज हम क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो बफर सॉल्यूशन है इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कितना पीएच है, मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, इसको डिटरमाइन मतलब इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बफर इक्वेशन या हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन जिसको बफर इक्वेशन बोलते हैं, इसको किसने दिया था, तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, 2 साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जोसेफ हेंडरसन थे और दूसरे साइंटिस्ट थे
एल्बर्ट हैसलबस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, 1908 ईस्वी में इस इक्वेशन को दिया था। आइए समझते हैं, इन्होंने दो तरीके से मतलब एसिडिक बफर सॉल्यूशन को भी बताया था और बेसिक बफर सॉल्यूशन को कैसे मतलब पता करेंगे कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन है कौन सा हमारा एसिडिक है कौन सा बेसिक बफर है। ठीक है, इसको कैसे इन्होंने बताया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिडिक बफर के लिए। ठीक है, इसमें क्या देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक क्या है, हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड कैसे निकला है ये सारी चीजें मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, और इसका क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। डिसोसिएट का मतलब होता है आयंस में तोड़ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl है, अब इस HCl को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारे आयंस में ब्रेक हो जाता है, मतलब HCl में ब्रेक हो जाएगा और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। अब मान लीजिए यहाँ पे एसिड एक रख लिया है, वीक एसिड, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा। यहाँ पे कोई भी आप एसिड का नाम लिख सकते हैं, आप HCl का भी नाम लिख सकते हैं, CH3COOH का भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट तरीके से बताने के लिए क्या किया है, यहाँ पे हमने लिख लिया है HA, जिसको हमने बोल दिया है एसिड हमारा है। अब इस एसिड को अगर डिसोसिएट करते हैं तो ए हमारा H पॉजिटिव देता है और A निगेटिव देता है। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक सॉल्ट ले लिया, BA ले लिया, जिसको हमने मान लिया। अब अगर BA को हम डिसोसिएट करते हैं, BA पॉजिटिव देता है, A निगेटिव, मतलब A इधर दोनों साइड क्या कर रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे दोनों साइड दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक फार्मूला होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है इसको हम प्रेजेंट करते हैं Ka से प्रेजेंट करते हैं। तो Ka इक्वल टू हो जाता है, पहले इस साइड का लिखेंगे, मतलब कि H पॉजिटिव यहाँ पे लिख लिया, एक्टिव मास ऑफ, इसको बोलते हैं इस तरीके से एक्टिव मास ऑफ। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ पे दूसरा क्या है, एक्टिव मास ऑफ A निगेटिव, और इसको क्या करते हैं हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, बस मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे एक इसको अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे A वाला जो है, A जो हमारा H है, H को ले आएंगे इधर साइड। तो हमने ले गया H को इधर साइड, हमने ले गया, यहाँ पे देखते हैं H को हमने ले गया इधर साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ का जो Ka है, A आ जाएगा हमारा इधर साइड, और हमारा HA है, A जो आ जाएगा ऊपर साइड, और ऊपर वाला जो था A आ जाएगा नीचे साइड। तो यहाँ पे हो गया H पॉजिटिव हो गया, Ka हमारा एक्टिव मास ऑफ HA और हमारा एक्टिव मास ऑफ A माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो HA है, A तो हमारा एसिड तो ही है, एसिड हो गया, और हमारा जो A वाला है, A हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, A हमारे दोनों क्या सॉल्ट है, एक कॉमन आई इफेक्ट दे दिए, हट गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो गया, अब दोनों साइड, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग आपने पढ़ा भी होगा, 12th में पढ़ा होगा, मुझे तो ज़्यादा मैथ आती नहीं। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड हम क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो -log10 एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू हो गया -log10, तो हमने दोनों साइड देखिए लॉग ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, एक्टिव मास ऑफ मतलब कि बड़े ब्रैकेट में रख लेंगे, तो Ka हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो बार Ka लिख दिया क्या। ठीक है, एक यहाँ पे K हटा लीजिएगा, K यहाँ से हटा लीजिएगा, एसिड अपान सॉल्ट हो गया, इस तरीके से लिख लिया। अब आपको पता है, आपको इस डब्बे को देखना होगा। अब यहाँ पे -log10 एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू हमारा क्या होता है, PH होता है। तो अब क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लिख लेंगे PH लिख लेंगे। और आपको देखिए यहाँ पे आगे लिखा है -log K इक्वल टू होता है हमारा pKa होता है। तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे, pKa लिख लेंगे, सारी चीज़ें, और आप आगे उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो A हमारा हो जाएगा। तो हमारा अब आ जाएगा लिख के क्या, PH इक्वल टू pKa -log10 हमारा एसिड अपान क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इस माइनस को हटाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव लाएंगे, तो हमारा pH इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो हमारा सॉल्ट ऊपर चला जाएगा, एसिड नीचे चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो pH इक्वल टू pKa प्लस log10 सॉल्ट अपान एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, एसिडिक बफर के बारे में कोई भी अगर हमारा सॉल्यूशन है
अगर वो हमारा अगर एसिडिक बफर है तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बेसिक बफर के लिए, ठीक है, बेसिक बफर के लिए सारी चीज़ें वही आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे जैसे उसमें आपने किया था। अब यहाँ पे जहाँ पे लिखा गया हमारा, यहाँ पे अब यहाँ पे जहाँ लिखा गया है यहाँ पे लिख लेंगे बी, ठीक है, और यहाँ पे OH कर लेंगे, ठीक है, OH कर लेंगे, बी पॉजिटिव OH निगेटिव कर लेंगे और सारी चीज़ें वैसे ही सेम तरीके से लिखते चले जाएंगे तो लास्ट में हमारा ये फार्मूला निकल के आएगा। सिर्फ आपको एक ही करने रहेंगे, चाहे आप बेस के लिए करिए चाहे आप एसिड के लिए ही करिए, ठीक है, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, आपको एक ही करने रहेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने बेस ले लिया, BOH ले लिया। अब BOH को अगर डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारा B पॉजिटिव में टूट जाएगा प्लस OH निगेटिव में टूट जाएगा। अब क्या करेंगे आप वही डिसोसिएशन कांस्टेंट लगाएंगे, Ka इक्वल टू लगा लेंगे। अब लिख लेंगे एक्टिव मास ऑफ B पॉजिटिव और हमारा एक्टिव मास ऑफ O निगेटिव लिख लेंगे। इस तरीके से अपान कर लेंगे, इसको BOH को कर लेंगे। तो सारी चीज़ें उसी की तरह हैं। तो लास्ट में हमारा निकल के आएगा POH इक्वल टू PKB आएगा। जहाँ पे आपने उसमें A लिखा था वहाँ पे B लिख देंगे, ठीक है, जहाँ पे PH लिखा था POH वहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा प्लस लॉग आ जाएगा, सॉल्ट अपान एसिड आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं बफर कैपेसिटी के बारे में। देखिए इसको समझने के लिए लोग बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है, अब आपके उठाने की क्षमता, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 50 किलो का वेट, मैंने 50 किलो आपके सर पे रख दिया तो आप 50 किलो आराम से लेके चले गए। अब मान लीजिए मैंने आपके ऊपर क्या रख दिया, 70 किलो रख दिया, 70 किलो, तो आपके अंदर 70 किलो उठाने की क्षमता नहीं है। जैसे ही मैंने 70 किलो आपके ऊपर डाला तो आप क्या हो गए, नीचे ज़मीन पे बैठ गए, ठीक है। उसी तरीके से हमारी होती है बफर कैपेसिटी होती है। बफर मतलब कि हमारा ये है क्या, बफर सॉल्यूशन है, एक हमारा क्या है, बफर सॉल्यूशन है। अगर इस बफर के अंदर मान लीजिए कि हमने 1 ml एसिड डाला, 1 ml एसिड डाला तो इसके pH में नो चेंजेज आए, नो चेंजेज आया, कोई भी चेंजेज नहीं आया। अब मान लीजिए कि हमने क्या डाला, 2 ml डाला तो तब भी इसके pH में कोई भी चेंजेज नहीं आया। हमने 3 ml डाला तब भी कोई भी चेंजेज नहीं आया। अब हम कितना डाल दिए, 5 ml डाल दिए। जैसे ही हमने 5 ml डाला तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, pH में चेंजेज आ गया, चेंजेज आ गया। तो ये हमारा कहलाता है बफर कैपेसिटी। मतलब हमारा बफर सॉल्यूशन कितने अमाउंट तक के एसिड बेस को रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक सकता है, वो हमारा कहलाता है बफर कैपेसिटी कहलाता है। समझ गए। तो हमारा बफर कैपेसिटी जो होता है इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया द एबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रिस्ट्रिक्ट पीएच इन चेंजेस इन पीएच। मतलब कि हमारा जो बफर कैपेसिटी होता है, इसके कहने का मतलब होता है हमारे बफर सॉल्यूशन के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, वो एबिलिटी होती है कि वो कितने एसिड बेस की अमाउंट को वह सह सकता है, ठीक है। उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है एसिड बेस के अमाउंट के सहने की। जैसे आपको 50 किलो वेट उठाने की क्षमता है, आपके ऊपर मैंने 70 किलो डाला, आप क्या हो गए, बैठ गए। उसी तरीके से हमारा बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए 1 ml 2 ml 3 ml आपने एसिड को डाला तो उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आया। लेकिन आपने उसके अंदर क्या किया, 5 ml 10 ml एसिड को डाल दिया तो उसके पीएच में अब चेंजेस आ जाएंगे। तो वो हमारा कहलाता है बफर कैपेसिटी कहलाता है। तो हमारा बफर कैपेसिटी मैंने दो डिफिनेशन लिख रखी, जो आपको समझ में आया आप वो लिख सकते हैं। बफर कैपेसिटी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बफर इंडेक्स भी बोलते हैं या बफर वैल्यू भी बोलते हैं। तो बफर कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है, बफर कैपेसिटी इक्वल टू होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच होता है। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो हमारी बफर कैपेसिटी जो होती है यह हमारा डेल्टा बी मतलब कि अमाउंट ऑफ एसिड बेस एंड चेंज इन पीएच के रेशियो के बराबर होता है, वह हमारा कहलाता है बफर कैपेसिटी। तो डेल्टा बी इक्वल टू होता है चेंज इन अमाउंट ऑफ एसिड और डेल्टा पीएच मतलब होता है चेंजेस इन पीएच। मतलब कि यहाँ पे कितना हमने अमाउंट में क्या किया, एसिड या बेस को डाला और पीएच में कितना चेंजेस आया, इसके रेशियो को बोलते हैं हम बफर कैपेसिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए बात करते हैं बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम।
ठीक है, मतलब कि हमारा जो बफर है वह हमारे फार्मास्यूटिकल मतलब कि फार्मेसी में क्या उसका रोल है ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रोल आता है हमारा पैरेंटरल सॉल्यूशन, मतलब कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के लिए, हमारे मेडिसिन को बनाने के लिए उसमें बफर सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। अब बफर सॉल्यूशन इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि अगर हम क्या करते हैं किसी भी प्रिपरेशन को लेते हैं, जैसे टेबलेट, कैप्सूल या आई ड्राफ हो गए या पैरेंटरल प्रोडक्ट मतलब जो इंजेक्शन में लगाते हैं, उसको अगर हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं बफर सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है पैरेंटरल सॉल्यूशन। तो हमारे पैरेंटरल सॉल्यूशन जैसे हमारे इंजेक्शंस आते हैं उसमें हमारे बफर सॉल्यूशन को ऐड किए जाते हैं। बफर सॉल्यूशन इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि उसके पीएच में चेंजेस ना हो। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी फार्मास्यूटिकल बफर का यूज किया जाता है, जैसे हमारे आई ड्राफ में हमारे फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशन फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन है आई ड्राप, इसमें हमारा बफर सॉल्यूशन जैसे मैंने बोला था बोरेट बफर का यूज किया जाता है। तीसरा आता है हमारा टॉपिकल क्रीम का मतलब होता है जो क्या किया जाता है बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं टॉपिकल क्रीम। तो इसमें भी हमारे बफर सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। तीसरा आता है टेबलेट कोटिंग। तो टेबलेट जो होता है इसमें हमारा सिट्रेट बफर यूज किया जाता है। ये क्या करता है जो रिलीज रेट है, मतलब कि टेबलेट का जो रिलीज हमारे बॉडी में जाने के बाद जो रिलीज होता है उसके रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला आता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे हमारे वैक्सीन हो गए, सेरा हो गया, और जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन में हमारा फास्फेट बफर यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फास्फेट बफर हमारा इंसुलिन में यूज किया जाता है, सिट्रेट बफर हमारे टेबलेट में यूज किया जाता है, और एसिडेट बफर, ये सारे हमारे बफर सॉल्यूशन जो यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस बफर सॉल्यूशन को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो बफर सॉल्यूशन को बना के बताया है। तो यहाँ पे ऊपर ही आपने पढ़ लिया था एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं, बेसिक बफर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ऊपर ही पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे बफर हैं, मतलब गुड बफर के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, एक अच्छे बफर की क्या निशानियां होनी चाहिए। तो हमारे पास मान लीजिए ए बफर सॉल्यूशन है, तो बफर सॉल्यूशन हमारा ए ऐसा रहना चाहिए, ना तो टॉक्सिक रहना चाहिए हमारे सेल के लिए। ठीक है, मतलब कि ये हमारे सेल के लिए टॉक्सिक नहीं रहना चाहिए। अगर टॉक्सिक रहता तो हमारी सेल क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो हमारा ये बफर सॉल्यूशन ऐसा रहना चाहिए कि इसका पीएच जो होना चाहिए 6 से 8 के बीच ही रहनी चाहिए, ऐसा हमारा बफर सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो बफर सॉल्यूशन है ये ऐसा होना चाहिए जो एक मतलब कि आयन इफेक्ट मतलब जैसे HCl को हमने रेड तोड़ा तो H पॉजिटिव Cl निगेटिव में दिया, तो ये क्या करता है आयन इफेक्ट को भी घटाने का काम करता है। ठीक है, अगला दिया है मैक्सिमम सॉल्बिलिटी इन वाटर। जो हमारा बफर सॉल्यूशन है एक मतलब कि ऐसे होने चाहिए, इसकी जो सॉल्बिलिटी वाटर में है वह हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे बफर सॉल्यूशन जो है हमारे ऐसे होने चाहिए कि ये आसानी से बनाए जा सकें, ऐसे होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दो बफर सॉल्यूशन मैंने बना के बताया है, एक हमारा एसीटेट बफर, दूसरा हमने बना के बताया है HCl बफर। एसीटेट बफर का जो पीएच होना चाहिए, पीएच इसका 5 होना चाहिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या कर लेंगे आप 1 लीटर वाटर ले लेंगे। अब 1 लीटर वाटर आप इसमें ले लिए, बीकर में ले लिया। अब क्या करेंगे दूसरे नंबर पे इसमें ऐड करेंगे 13.8 ग्राम सोडियम एसीटेट ट्राईहाइड्रेट को क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आप ऐड करेंगे 4.2 ml ऑफ ग्लाइकॉल एसिटिक एसिड को क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या करेंगे, अब इसमें इसका पीएच एडजस्ट करेंगे, मतलब पहले इसको मिक्स करेंगे, ग्लास रॉड से लेके मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और पीएच को तब तक मतलब एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे पीएच को करते हैं आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसमें मान लीजिए एसिडिक बफर अगर हमें बनाना है तो एसिड को ऐड करके हम एडजस्ट करेंगे, बेसिक बनाना तो बेस को ऐड करके करेंगे। तो क्या करेंगे हम पीएच को ऐड करेंगे, कहाँ तक करेंगे पीएच 5 तक करेंगे, तब हमारा बन जाएगा एसीटेट बफर बन जाएगा, वह भी पीएच कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा बफर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, जो हमारा HCl है जिसका पीएच कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए आप 1 लीटर वाटर ले लेंगे। 1 लीटर वाटर लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 5.85
ग्राम NaCl को क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप 8.5 ml HCl को धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करते रहेंगे, इसको स्टीयर करते रहेंगे ऐसे ग्लास रॉड से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके pH को एडजस्ट करेंगे, मतलब कि pH मीटर लेंगे या pH पेपर लेंगे, आप देखते रहेंगे कि इसका pH कितना हो रहा है। ठीक है, अगर आप मतलब कि इसका pH अगर कम रहता है तो आप एसिड को थोड़ा और डालेंगे, तब अगर जैसे ही 2 आ जाता है, 2 जैसे इसका pH आ जाएगा, आप क्या करेंगे, वहीं पे रोक देंगे और हमारा बन जाएगा HCl बफर, जिसका pH कितना रहेगा, वो हमारा 2 रहेगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।